लीजिए सुनिए। मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 21वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सूरदास के आर्तनाद ने महेंद्र कुमार की ख्याति और प्रतिष्ठा को जड़ से हिला दिया। वो आकाश से बातें करने वाला कीर्ति भवन क्षण भर में धराशायी हो गया। नगर के लोग उनकी सेवाओं को भूल से गए। उनके उद्योग से नगर का कितना उपकार हुआ था, इसकी किसी को याद ही न रही। नगर की नालियां और सड़कें, बगीचे और गलियां उनके अविश्रांत प्रयत्नों की कितनी अनुग्रहीत थीं। नगर की शिक्षा और स्वास्थ्य को उन्होंने किस हीन अवस्था से उठाकर उन्नति के मार्ग पर लगाया था, इसकी ओर कोई ध्यान ही न देता था। देखते देखते युगांतर हो गया। लोग उनके विषय में आलोचनाएं करते हुए कहते, अब वो जमाना नहीं रहा जब राजे रईसों के नाम आदर से लिए जाते थे। जनता को स्वयं ही उनमें भक्ति होती थी। वे दिन विदा हो गए। ऐश्वर्य भक्ति प्राचीन काल की राज्य भक्ति ही का एक अंश थी। प्रजा अपने राजा जागीरदार यहां तक कि अपने जमींदार पर सिर कटा देती थी। ये सर्वमान्य नीति सिद्धांत था कि राजा भोगता है, प्रजा भोग्य है। यही सृष्टि का नियम था। लेकिन आज राजा और प्रजा में भोक्ता और भोग्य का संबंध नहीं है। अब सेवक और सेव्य का संबंध है। अब अगर किसी राजा की इज्जत है तो उसकी सेवा प्रवृत्ति के कारण, अन्यथा उसकी दशा दांतों तले दबी हुई जिह्वा की सी है। प्रजा को भी उस पर विश्वास नहीं आता। अब जनता उसी का सम्मान करती है, उसी पर न्यौछावर होती है जिसने अपना सर्वस्व प्रजा पर अर्पित कर दिया हो, जो त्याग धन का धनी हो। जब तक कोई सेवा मार्ग पर चलना नहीं सीखता, जनता के दिलों में घर नहीं कर पाता। राजा साहब को अब मालूम हुआ कि प्रसिद्धि श्वेत वस्त्र के सदृश है, जिस पर एक धब्बा भी नहीं छिप सकता। जिस तरफ उनकी मोटर निकल जाती, लोग उन पर आवाजें कसते, यहां तक कि कभी कभी तालियां भी पड़ती। बेचारे बड़े विपत्ति में फंसे हुए थे। ख्याति लाभ करने चले थे, मर्यादा से भी हाथ धोया और अवसरों पर इंदु से परामर्श कर लिया करते थे। इससे हृदय को शांति मिलती थी। पर अब वो द्वार भी बंद था। इंदु से सहानुभूति की कोई आशा न थी। रात के 9 बजे थे। राजा साहब अपने दीवान खाने में बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे। लोग कितने कृतज्ञ होते हैं। मैंने अपने जीवन के 7 वर्ष उनकी निरंतर सेवा में व्यतीत कर दिए। अपना कितना समय, कितना अनुभव, कितना सुख उनकी नजर किया। उसका मुझे आज ये उपहार मिल रहा है कि एक अंधा भिखारी मुझे सारे शहर में गालियां देता फिरता है और कोई उसकी जबान नहीं पकड़ता, बल्कि लोग उसे और भी उकसाते और उत्तेजित करते हैं। इतने सुव्यवस्थित रूप से अपने इलाके का प्रबंध करता तो अब तक निकासी में लाखों रुपए की वृद्धि हो गई होती। एक दिन वो था कि जिधर निकल जाता था लोग खड़े हो होकर सलाम करते थे। सभाओं में मेरा व्याख्यान सुनने के लिए लोग उत्सुक रहते थे और मुझे अंत में बोलने का अवसर मिलता था। और एक ये दिन है कि मुझ पर तालियां पड़ती हैं और मेरा स्वांग निकालने की तैयारियां की जाती हैं। अंधे में फिर भी विवेक है, नहीं तो बनारस के शोहदे दिन दहाड़े मेरा घर लूट लेते। सहसा अर्दली ने आकर मिस्टर क्लार्क का आज्ञापत्र उनके सामने रख दिया। राजा साहब ने चौंक कर लिफाफा खोला तो अवाक रह गए। विपत्ति पर विपत्ति, रही सही इज्जत भी खाक में मिल गई। चपरासी, हुजूर कुछ जवाब देंगे? राजा साहब, जवाब की जरूरत नहीं। चपरासी, कुछ इनाम नहीं मिला? राजा साहब ने उसे और कुछ न कहने दिया। जेब से 1 रुपया निकालकर फेंक दिया। अर्दली चला गया। राजा साहब सोचने लगे, दुष्ट को इनाम मांगते शर्म भी नहीं आती। मानो मेरे नाम कोई धन्यवाद पत्र लाए हैं। कुत्ते हैं और क्या, कुछ ना दो तो काटने दौड़े, झूठी सच्ची शिकायतें करें। समझ में नहीं आता क्लार्क ने क्यों अपना हुक्म मनसूख कर लिया। जान सेवक से किसी बात पर अनबन हो गई क्या? शायद सोफिया ने क्लार्क को ठुकरा दिया। चलो ये भी अच्छा ही हुआ। लोग ये तो कहेंगे कि अंधे ने राजा साहब को नीचा दिखा दिया, पर इस दुहाई से तो गला छूटेगा। उनकी दशा इस समय उस आदमी की सी थी जो अपने मुंह जोर घोड़े के भाग जाने पर खुश हो।
अब हड्डियों के टूटने का भय तो नहीं रहा। मैं घाटे में नहीं हूं। अब रूठी रानी भी प्रसन्न हो जाएंगी। इंदू से कहूंगा मैंने ही मिस्टर क्लार्क से अपना फैसला मनसूख करने के लिए कहा है। वो कई दिन से इंदू से मिलने न गए थे। अंदर जाते हुए डरते थे कि इंदू के तानों का क्या जवाब दूंगा। इंदू भी इस भय से उनके पास न आती थी कि कहीं फिर मेरे मुंह से कोई अप्रिय शब्द न निकल जाए। प्रत्येक दाम्पत्य कलह के पश्चात जब वो उसके कारणों पर शांत हृदय से विचार करती थी तो उसे ज्ञात होता था कि मैं ही अपराधिनी हूं और अपने दुराग्रह पर उसे हार्दिक दुख होता था। उसकी माता ने बाल्यावस्था ही से पतिव्रत का बड़ा ऊंचा आदर्श उसके सम्मुख रखा था। उस आदर्श से गिरने पर वो मन ही मन कुढ़ती और अपने को धिक्कारती थी। मेरा धर्म उनकी आज्ञा का पालन करना है। मुझे तन मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। मेरा सबसे पहला कर्तव्य उनके प्रति है। देश और जाति का स्थान गौण है, पर मेरा दुर्भाग्य बार बार मुझे कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है। मैं इस अंधे के पीछे बरबस उनसे उलझ पड़ी। वो विद्वान हैं, विचारशील हैं। ये मेरी धृष्टता है कि मैं उनकी अगुवाई करने का दावा करती हूं। जब मैं छोटी छोटी बातों में मान अपमान का विचार करती हूं तो उनसे कैसे आशा करूं कि वो प्रत्येक विषय में निष्पक्ष हो जाए। कई दिन तक मन में ये खिचड़ी पकाते रहने के कारण उसे सूरदास से चिढ़ हो गई। सोचा इसी अभागे के कारण मैं ये मनस्ताप भोग रही हूं। इसी ने ये मनोमालिन्य पैदा कराया है। आखिर उस जमीन से मोहल्ले वालों ही का निस्तार होता है ना। तो जब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो अंधे की क्यों नानी मरती है। किसी की जमीन पर कोई जबरदस्ती क्यों अधिकार करे। ये ढकोसला है और कुछ नहीं। निर्बल जन आदिकाल से ही सताए जाते हैं और सताए जाते रहेंगे। जब ये व्यापक नियम है तो क्या एक कम, क्या एक ज्यादा। इन्हीं दिनों सूरदास ने राजा साहब को शहर में बदनाम करना शुरू किया तो उसके ममत्व का पलड़ा बड़ी तेजी से दूसरी ओर झुका। उसे सूरदास के नाम से चिढ़ हो गई। ये टके का आदमी और इसका इतना साहस कि हम लोगों के सिर चढ़े। अगर साम्यवाद का यही अर्थ है तो ईश्वर हमें इससे बचाए। ये दिनों का फेर है, नहीं तो इसकी क्या मजाल थी कि हमारे ऊपर छींटे उड़ाता। इंदु दीन जनों पर दया कर सकती थी। दया में प्रभुत्व का भाव अंतर्निहित है। न्याय न कर सकती थी। न्याय की भित्ति सांबे पर है। सोचती ये उस बदमाश को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। मुझसे तो ये अपमान न सहा जाता। परिणाम कुछ होता, पर इस समय तो इस बुरी तरह पेश आती कि देखने वालों के रोए खड़े हो जाते। वो इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि सोफिया ने जाकर उसके सामने राजा साहब पर सूरदास के साथ अन्याय करने का अपराध लगाया। खुली हुई धमकी दे गई। इंदु को इतना क्रोध आया कि सूरदास को पाती तो उसका मुंह नोच लेती। सोफिया के जाने के बाद वो क्रोध से भरी हुई राजा साहब से मिलने आई, पर बाहर मालूम हुआ कि वो कुछ दिन के लिए इलाके पर गए हुए हैं। ये दिन उसने बड़ी बेचैनी में काटे। अफसोस हुआ कि गए और मुझसे पूछा भी नहीं। राजा साहब जब इलाके से लौटे तो उन्हें मिस्टर क्लार्क का परवाना मिला। वो उस पर विचार कर रहे थे कि इंदु उनके पास आई और बोली, इलाके पर गए और मुझे खबर तक न हुई, मानो मैं घर में हूं ही नहीं। राजा ने लज्जित होकर कहा, ऐसा ही एक जरूरी काम था। एक दिन की भी देर हो जाती तो इलाके में फौजदारी हो जाती। मुझे अब अनुभव हो रहा है कि ताल्लुकेदार के अपने इलाके पर न रहने से प्रजा को कितना कष्ट होता है। इलाके में रहते तो कम से कम बदनामी तो ना होती। अच्छा, तुम्हें भी मालूम हो गया। तुम्हारा कहना न मानने में मुझसे बड़ी भूल हुई। इस अंधी ने ऐसी विपत्ति में डाल दिया कि कुछ करते धरते नहीं बनता। सारे शहर में बदनाम कर रहा है। न जाने शहर वालों को इससे इतनी सहानुभूति कैसे हो गई। मुझे इसकी जरा भी आशंका न थी कि यह शहर वालों को मेरे विरुद्ध खड़ा कर देगा। मैंने तो जब से सुना है कि अंधा तुम्हें बदनाम कर रहा है तब से ऐसा क्रोध आ रहा है कि वश चले तो उसे जीता चुनवा दूं। राजा साहब ने प्रसन्न होकर कहा, तो हम दोनों घूम घाम कर एक ही लक्ष्य पर आ पहुंचे। इस दुष्ट को ऐसा दंड देना चाहिए कि उम्र भर याद रहे। मिस्टर क्लार्क ने इसका फैसला खुद ही कर लिया। सूरदास की जमीन वापस कर दी गई। इंदु को ऐसा मालूम हुआ कि जमीन धंस रही है और मैं उसमें समाई जा रही हूं। वो दीवार न थाम लेती तो जरूर गिर पड़ती। सोफिया ने मुझे यों नीचा दिखाया है। मेरे साथ ये कूटनीति चली है।
हमारी मर्यादा को धूल में मिलाना चाहती है, चाहती है कि मैं उसके कदम चूमूं। कदापि नहीं। उसने राजा साहब से कहा, अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, करना क्या है? सच पूछो तो मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। मेरा तो गला छूट गया। और हेठी कितनी हुई? हेठी जरूर हुई, पर इस बदनामी से अच्छी है। इंदु का मुखमंडल गर्व से तमतमा उठा। बोली, ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। ये नेक नामी बदनामी का प्रश्न नहीं है, अपनी मर्यादा रक्षा का प्रश्न है। आपकी कुल मर्यादा पर आघात हुआ है, उसकी रक्षा करना आपका परम धर्म है, चाहे उसके लिए न्याय के सिद्धांतों की बलि ही क्यों न देनी पड़े। मिस्टर क्लार्क की हस्ती ही क्या है? मैं किसी सम्राट के हाथों भी अपनी मर्यादा की हत्या न होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना सर्वस्व, यहां तक कि प्राण भी देना पड़े। आप तुरंत गवर्नर को मिस्टर क्लार्क के न्याय विरुद्ध हस्तक्षेप की सूचना दीजिए। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की उस समय प्राण रक्षा की थी जब उनकी जानों के लाले पड़े हुए थे। सरकार उन एहसान को मिटा नहीं सकती। नहीं, आप स्वयं जाकर गवर्नर से मिलिए। उनसे कहिए कि मिस्टर क्लार्क के हस्तक्षेप से मेरा अपमान होगा। मैं जनता की दृष्टि में गिर जाऊंगा और शिक्षित वर्ग को सरकार में भी लेश मात्र विश्वास न रहेगा। साबित कर दीजिए कि किसी रईस का अपमान करना दिल लगी नहीं है। राजा साहब ने चिंतित स्वर में कहा, मिस्टर क्लार्क से सदा के लिए विरोध हो जाएगा। मुझे आशा नहीं कि उनके मुकाबले में गवर्नर मेरा पक्ष लें। तुम इन लोगों को जानती नहीं हो, इनकी अफसरी मातहती दिखाने भर की है। वास्तव में सब एक हैं, एक जो करता है सब उसका समर्थन करते हैं। व्यर्थ की हैरानी होगी। अगर गवर्नर न सुने तो वाइसराय से अपील कीजिए, विलायत जाकर वहां के नेताओं से मिलिए। यह कोई छोटी बात नहीं है। आपके सिर एक महान उत्तरदायित्व का भार आ पड़ा है। इसमें जौ भर भी दबना आपको सदा के लिए कलंकित कर देगा। राजा साहब ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तुम्हें यहां के शिक्षितों का हाल मालूम नहीं है। तुम समझती होगी कि वे मेरी सहायता करेंगे या कम से कम सहानुभूति ही दिखाएंगे। पर जिस दिन मैंने प्रत्यक्ष रूप से मिस्टर क्लार्क की शिकायत की, उसी दिन से लोग मेरे घर आना जाना छोड़ देंगे। कोई मुंह तक न दिखलाएगा। लोग रास्ता कतरा कर निकल जाएंगे। इतना ही नहीं, गुप्त रूप से क्लार्क से मेरी शिकायतें करेंगे और मुझे हानि पहुंचाने में कोई बात उठा न रखेंगे। हमारे भद्र समाज की नैतिक दुर्बलता अत्यंत लज्जाजनक है। सबके सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के आश्रित हैं। जब तक उन्हें मालूम है कि हुक्काम से मेरी मैत्री है, तभी तक मेरा आदर सत्कार करते हैं। जिस दिन उन्हें मालूम होगा कि जिलाधीश की निगाह मुझसे फिर गई, उसी दिन से मेरे मान सम्मान की इति समझो। अपने बंधुओं की यही दुर्बलता और कुटिल स्वार्थ लोलुपता है जो हमारे निर्भीक, सत्यवादी और हिम्मत के धनी नेताओं को हताश कर देती है। राजा साहब ने बहुत हीले हवाले किए, परिस्थिति का बहुत ही दुराशापूर्ण चित्र खींचा, लेकिन इंदु अपने ध्येय से जौ भर भी न टली। वो उनके हृदय में उस सोए हुए भाव को जगाना चाहती थी जो कभी प्रताप और सांगा, टीपू और नाना के नाम पर लहालोट हो जाता था। वो जानती थी कि वो भाव प्रभुत्व प्रेम की घोर निद्रा में मग्न है, मरा नहीं। बोली, अगर मान लें कि आपकी सारी शंकाएं पूरी हो जाएं, आपका सम्मान मिट जाए, सारा शहर आपका दुश्मन हो जाए, हुक्काम आपको संदेह की दृष्टि से देखने लगे, यहां तक कि आपके इलाके के जब्त होने की नौबत भी आ जाए, तब भी मैं आपसे यही कहती जाऊंगी, अपने स्थान पर अटल रहिए। यही हमारा क्षत्रिय धर्म है। आज ही ये बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाएगी और सारी दुनिया नहीं तो कम से कम समस्त भारत आपकी ओर उत्सुक नेत्रों से देखेगा कि आप जातीय गौरव की कितने धैर्य, साहस और त्याग के साथ रक्षा करते हैं। इस संग्राम में हमारी हार भी महान विजय का स्थान पाएगी, क्योंकि ये पशु बल की नहीं, आत्मबल की लड़ाई है। लेकिन मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आपकी शंकाएं निर्मूल सिद्ध होंगी। एक कर्मचारी के अन्याय की फरियाद सरकार के कानों में पहुंचाकर आप उस सुदृढ़ राजभक्ति का परिचय देंगे, सरकार की उस न्याय रीति पर पूर्ण विश्वास की घोषणा करेंगे जो साम्राज्य का आधार है। बालक माता के सामने रोए, हठ करे, मचले, पर माता की ममता क्षण मात्र भी कम नहीं होती। मुझे तो निश्चय है कि सरकार अपने न्याय की धाक जमाने के लिए आपका और भी सम्मान करेगी। जातीय आंदोलन के नेता प्रायः उच्च कोटि की उपाधियों से विभूषित किए जाते हैं।
और कोई कारण नहीं कि आपको भी वही सम्मान न प्राप्त हो। ये युक्ति राजा साहब को विचारणीय जान पड़ी। बोले, अच्छा सोचूंगा। इतना कहकर बाहर चले गए। दूसरे दिन सुबह जॉन सेवक राजा साहब से मिलने आए। उन्होंने भी यही सलाह दी कि इस मामले में जरा भी न दबना चाहिए। लड़ूंगा तो मैं, आप केवल मेरी पीठ ठोकते जाइएगा। राजा साहब को कुछ ढांढस हुआ। 1 से 2 हुए। संध्या समय वो कुंवर साहब से सलाह लेने गए। उनकी भी यही राय हुई। डॉक्टर गांगुली तार द्वारा बुलाए गए। उन्होंने यहां तक जोर दिया कि आप चुप भी हो जाएंगे तो मैं व्यवस्थापक सभा में इस विषय को अवश्य उपस्थित करूंगा। सरकार हमारे वाणिज्य व्यवसाय की ओर इतनी उदासीन नहीं रह सकती। ये न्याय अन्याय या मान अपमान का प्रश्न नहीं है, केवल व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है। राजा साहब इंदु से बोले, लो भाई, तुम्हारी ही सलाह पक्की रही, जान पर खेल रहा हूं। इंदु ने उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखकर कहा, ईश्वर ने चाहा तो आपकी विजय ही होगी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 21वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।